पहाड़ा वाली माता, सच्चियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ वैष्णो देवी जो जम्मू के कटरा में त्रिकूट पर्वत पर पिंडी रूप में विराजमान है, वह पूरे वर्ष भक्तों को अपने खुले दर्शन देती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम माता रानी की यात्रा कैसे करें, कहाँ ठहरे, कितना समय लगेगा, क्या सामान लेकर जाना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम हैं डीजे। आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। डीजे ट्रैवल्स एंड इन्फो। माता वैष्णो देवी की यात्रा आप हवाई, रेल तथा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जम्मू के कटरा शहर पहुंचना होता है। फिर यहां से आपको 13 से 15 किलोमीटर के पर्वत की चढ़ाई करके माता रानी के भवन पहुंचना होता है, जहां माता रानी पिंडी रूप में अपने दर्शन देती है। वैष्णो देवी कटरा का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है। यहाँ दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह, अहमदाबाद, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता आदि शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट भी आती है। जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप टैक्सी, बस या वहां से ट्रेन के माध्यम से कटरा पहुंचेंगे, जहां से आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। रेल मार्ग से आने के लिए आपको देश के अलग अलग राज्यों से कटरा तक डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा है। अगर ट्रेन डायरेक्ट नहीं है तो आप सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। वहां से आपको वंदे भारत, शताब्दी, सुपरफास्ट, मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के ऑप्शन मौजूद हैं, जिनके ज़रिए आप सीधा कटरा पहुंच सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक की है तो आप जम्मू से बस या टैक्सी लेकर कटरा पहुंच जाएंगे। कटरा शहर कटरा रियासी मार्ग से नेशनल हाईवे 44 से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 44 जो देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। दिल्ली से कटरा की दूरी लगभग 660 किलोमीटर है। आप दिल्ली से टैक्सी या रोडवेज बसेस, वोल्वो आदि के ज़रिए से आप कटरा शहर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो बहुत ही सरलता से आप यहां पहुंच सकते हैं और माता रानी के दरबार में अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं। कटरा में पहुंचते ही सबसे पहले आपको 3 ज़रूरी काम करने होंगे। पहला, रहने की व्यवस्था। दूसरा, यात्रा के लिए RFID कार्ड बनवाना। और तीसरा, यात्री सिम लेना। पहला, रहने की व्यवस्था। कटरा में काफ़ी होटल्स, धर्मशाला, डॉर्मेट्री के ऑप्शन मौजूद हैं। आप अपने बजट के अनुसार अपने लिए कोई भी स्टे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से निवास निहारिका कॉम्प्लेक्स जो कटरा बस स्टैंड के पास फुवारा चौक पर मौजूद है, इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ आपको रूम, डॉर्मेट्री आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको कटरा में निवास नहीं करना तो आप अपने हैवी लगेज या एक्स्ट्रा सामान को निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास बने क्लॉक रूम में कुछ शुल्क देकर जमा करवा सकते हैं। कटरा में खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ आपको काफ़ी भोजनालय, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मैकडी, डोमिनोज़ और भी फूड ब्रांड्स ईज़िली अवेलेबल होते हैं। अगर आप कटरा में ना रुककर अर्धकुंवारी या माता के भवन पर रुकना चाहते हैं तो आप इसकी बुकिंग निहारिका कॉम्प्लेक्स में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर से या फिर ऑन द स्पॉट वहां पहुंचकर भी करवा सकते हैं। पर कई बार भीड़ अधिक होने की वजह से ऑन द स्पॉट रूम अवेलेबल होना मुश्किल होता है। इन सब चक्करों से बचने के लिए आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.online.maavaishnodevi.org से अपने रूम की एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। दूसरा ज़रूरी काम है RFID कार्ड बनवाना। वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए RFID कार्ड बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आपको यात्रा करने नहीं दी जाएगी। RFID कार्ड आप कटरा के रेलवे स्टेशन, निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स के पास बने रजिस्ट्रेशन काउंटर या न्यू टाराकोट मार्ग पर बने एंट्री गेट, या फिर अगर आप अपनी यात्रा की शुरुआत जम्मू से कर रहे हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के पास बने वैष्णो भवन से RFID कार्ड बिल्कुल फ्री बनवा सकते हैं। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है उनका RFID कार्ड उनके माता पिता आदि के आधार कार्ड से भी बन जाएगा। तीसरा ज़रूरी काम है यात्रा सिम लेना। जम्मू कश्मीर में किसी भी राज्य का प्रीपेड सिम नहीं चलता। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम नहीं है तो आप कटरा मार्केट में आसानी से यात्रा सिम ले सकते हैं। हमारा सुझाव आपको जियो या एयरटेल का सिम लेने का रहेगा,
क्योंकि इनका नेटवर्क वहाँ अच्छा है। यात्रा की शुरुआत। आप माता वैष्णो देवी की यात्रा 2 रास्तों से कर सकते हैं। पहला है बाणगंगा मार्ग और दूसरा है ताराकोट मार्ग। बाणगंगा मार्ग पुराना रास्ता है। यहाँ से आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी आदि की सुविधा भी मिलती है। इस रास्ते पर आपको सबसे पहले बाणगंगा मंदिर के दर्शन होंगे, उसके बाद चरण पादुका मंदिर, तीसरा पड़ाव आपका अर्धकुंवारी रहेगा और चौथा पड़ाव आपका भवन रहेगा। आपकी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बाणगंगा चेक पोस्ट से होगी। यह चेक पोस्ट कटरा बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप पैदल मार्ग या फिर ऑटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट पर सबसे पहले आपका RFID कार्ड स्कैन होगा। उसके बाद आपकी और आपके सामान की अच्छे से जांच की जाएगी। आपको कैमरा, लैपटॉप, DSLR, ज्वेलरी, सिगरेट, शराब, गुटखा, किसी भी प्रकार का नशा और कोई भी हथियार आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। चेकिंग के बाद आप सबसे पहले बाणगंगा मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पर बाथिंग घाट भी बना हुआ है। यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब माता वैष्णो देवी का पीछा भैरव बाबा कर रहे थे, तब वह भगत श्रीधर के घर से गायब होकर सबसे पहले यहाँ प्रकट हुई थी। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी को पुकारा था। हनुमान जी ने जब प्यास बुझाने के लिए जल की मांग की तो माता ने अपने बाण से यहाँ जल प्रकट किया। उस जल से माता ने अपने केश भी धोए, इसलिए इस जगह का नाम बाणगंगा या फिर बाल गंगा भी कहा जाता है। इसलिए बाणगंगा में स्नान करने की काफ़ी मान्यता भी है। बाणगंगा में स्नान करने के बाद आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाणगंगा टेम्पल के पास गुलशन कुमार का भंडारा भी चलता रहता है। यहाँ आप बिल्कुल फ्री में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाणगंगा मंदिर के पास से ही न्यू ताराकोट मार्ग के लिए भी रास्ता जाता है। बाणगंगा मंदिर से ताराकोट मार्ग की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। बाणगंगा मंदिर के पास घोड़े, पालकी, पिट्ठू की बुकिंग काउंटर भी बना हुआ है। यहाँ से आप अर्धकुंवारी या भवन के लिए घोड़े, पालकी, पिट्ठू आदि की बुकिंग भी कर सकते हैं। बाणगंगा मंदिर के बाद दूसरा पड़ाव आपका चरण पादुका मंदिर रहेगा। कहते हैं कि इस जगह माता ने रुककर भैरव को देखा था। रुकने की वजह से माता के चरण चिन्ह यहाँ प्रकट हुए थे, जिनके आप दर्शन मंदिर में कर सकते हैं। यह मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर की दूरी बाणगंगा मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप रैंप या सीढ़ियों से होते हुए अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद आपका तीसरा पड़ाव, जो बाणगंगा मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर और चरण पादुका मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर रहेगा। यह पड़ाव आपका अर्धकुंवारी रहेगा। अर्धकुंवारी मंदिर में गर्भजून गुफा भी स्थित है, जहां माता ने 9 महीने तक निवास किया था। गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आपको टोकन लेना होता है। टोकन लेने के लिए आपको मंदिर परिसर के पास बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाना होगा, जहां आप अपना RFID कार्ड दिखाकर टोकन ले सकते हैं। अगर आप अपने परिवार या ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो एक कार्ड पर सबका टोकन मिल जाएगा। गुफा के दर्शन के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, जिनका वेटिंग टाइम लगभग 6 घंटे से अधिक रहता है। अगर आप अर्धकुंवारी टेम्पल पर रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से शारदा भवन और शैलपुत्री भवन की सुविधा उपलब्ध है, जिनकी बुकिंग आप ऑन द स्पॉट या निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स के पास बने रजिस्ट्रेशन काउंटर या फिर श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अर्धकुंवारी परिसर में कई होटल्स भी मौजूद हैं। होटल्स फुल होने पर आप अर्धकुंवारी में बने ब्लैंकेट स्टोर से सिक्योरिटी अमाउंट देकर ब्लैंकेट भी ले सकते हैं। अर्धकुंवारी टेम्पल के आसपास खाने के लिए काफ़ी भोजनालय और मैकडी, डोमिनोज, बीकानेर वाला आदि ब्रांड के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप अर्धकुंवारी टेम्पल की गर्भजून गुफा आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन काउंटर से टिकट ले सकते हैं। आरती के बाद आपको गर्भजून गुफा के डायरेक्ट दर्शन भी करवाए जाएंगे और पंचमेवा प्रसाद भी दिया जाएगा। अर्धकुंवारी के बाद आपका चौथा और आखिरी पड़ाव माता का भवन रहेगा। माता के भवन के लिए आप अर्धकुंवारी से 2 रास्तों के जरिए जा सकते हैं। पहला मार्ग है हाथी माथा मार्ग, जो सांझी छत से होते हुए भवन तक पहुंचता है। यह प्राचीन मार्ग है और इसकी चढ़ाई काफ़ी कठिन है। घोड़े, पालकी, पिट्ठू आदि इसी रास्ते से जाते हैं। इस रास्ते की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर की है। अर्धकुंवारी से सांझी छत की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है।
और सांची छत से भवन तक की दूरी भी लगभग 3.5 किलोमीटर की रह जाती है। सांची छत पर आपको हलवा तथा चने का फ्री भंडारा भी मिलता है। अगर आप अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए घोड़े, पालकी, पिट्ठू आदि की बुकिंग करना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी मंदिर परिसर से थोड़ा आगे बने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक का दूसरा मार्ग हिमकोटि मार्ग कहलाता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। यह रास्ता काफ़ी सुगम और सरल है। इस पर ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है और यह रास्ता ऊपर से ढका हुआ है। अगर आप धूप या बारिश में यात्रा कर रहे हैं तो इस रास्ते से आपकी यात्रा सुगम रहेगी। इस रास्ते पर श्राइन बोर्ड की तरफ से बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी टिकट आप अर्धकुंवारी टेम्पल के पास बने बैटरी कार टिकट काउंटर से ले सकते हैं, या फिर आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर बैटरी कार की बुकिंग भी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन या बुजुर्गों तथा अपंग लोगों के लिए बैटरी कार की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क या फ्री रहेगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए दूसरा मार्ग ताराकोट मार्ग कहलाता है। इसकी लंबाई बाणगंगा मार्ग से अधिक है। इस मार्ग की शुरुआत बालिनी ब्रिज चेक पोस्ट से होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कटरा से ऑटो भी ले सकते हैं या फिर बाणगंगा मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँच सकते हैं। याद रहे, इस रास्ते पर किसी भी तरह के घोड़े, खच्चर, पालकी आदि की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने अपना RFID कार्ड नहीं बनवाया है तो आप इस चेक पोस्ट पर अपना RFID कार्ड भी बनवा सकते हैं। इस चेक पोस्ट पर आपकी और आपके सामान की जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार का नशा, लैपटॉप, कैमरा, हथियार आदि ले जाने की अनुमति आपको नहीं रहेगी। इस चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी टेम्पल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। इस रास्ते पर सिर्फ पैदल यात्री ही अलाउड हैं। इस चेक पोस्ट से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको ताराकोट में श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री भंडारा भी मिलता है और यहाँ पर पार्क, साफ़ सुथरे बाथरूम, ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था भी मौजूद है। न्यू ताराकोट मार्ग आगे चलकर अर्धकुंवारी मार्ग तक पहुँचाएगा। यहाँ से आप, जैसा वीडियो में पहले बताया गया है, उन मार्गों का चयन कर सकते हैं और भवन तक पहुँच सकते हैं। भवन पहुंचकर अगर आपको दर्शन करने से पहले स्नान करना है या फिर आपको चेंज करना है तो इसके लिए आप पार्वती भवन में बने स्नानघर या वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं। भवन पर श्राइन बोर्ड की ओर से पार्वती भवन, मनोकामना भवन, वैष्णवी भवन, न्यू श्रीधर भवन में रूम तथा डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जिनकी बुकिंग आप ऑन द स्पॉट या कटरा में स्थित निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स या श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ कई होटल्स के ऑप्शन भी मौजूद हैं। माता रानी के दर्शन के लिए आपको गेट नंबर 3 से जाना होता है, जिसके रास्ते का नाम स्काई वॉक कहलाता है। गेट नंबर 5 से VIP या फौजी कोटा से एंट्री होती है। गवर्नमेंट हॉलीडेज या सैटरडे संडे को भीड़ अधिक होने की वजह से गेट नंबर 3 पर काफ़ी लंबी लाइंस भी लग जाती हैं। ध्यान रहे कि जब आप लाइन में लगे तो अटका आरती का समय जो सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे का है ना हो, क्योंकि आरती के समय वेटिंग टाइम 3 से 4 घंटे का भी पहुंच सकता है। अगर आप माता रानी को भेंट स्वरूप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आप श्राइन बोर्ड के प्रसाद काउंटर से प्रसाद लेकर जा सकते हैं, या फिर भवन पर बनी और दुकानों से भी प्रसाद आपको मिल जाएगा। प्रसाद के लिए हमारी सलाह आपको यह है कि आप सिर्फ पानी वाला नारियल ही लेकर जाएं, क्योंकि चुनरी, फुलड़ियाँ आदि अंदर स्वीकार नहीं होती हैं। नारियल भेंट करने पर आपको टोकन मिलता है, जिसके बदले में आपको माता का प्रसाद एग्जिट डोर पर दिया जाता है। दर्शन करने जाने से पहले आपको अपना सारा सामान, मोबाइल, घड़ी, बेल्ट, जूते, बैग आदि जमा करवाना होता है, जिसे आप पार्वती भवन या मनोकामना भवन में फ्री क्लॉक रूम में जमा करवा सकते हैं। मंदिर परिसर में जाने से पहले आपकी चेकिंग भी होती है। यहाँ आपका RFID कार्ड भी स्कैन किया जाता है, इसलिए RFID कार्ड को अपने साथ रखें। मंदिर में आपको माता के 3 पिंडियों के दर्शन होंगे, जिनके नाम हैं माँ काली, माँ लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती। माता रानी के दर्शन के बाद आप एग्जिट डोर से अपना प्रसाद लेकर बाहर निकलते हैं। भवन पर कई सारे भोजनालय और फूड ब्रांड्स के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप माता रानी की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो आप हेलीकॉप्टर की सुविधा कटरा या जम्मू से ले सकते हैं।
जम्मू में हेलीकॉप्टर की टिकट आप वैष्णव भवन से लेकर जम्मू से सीधा सांची छत हेलीपैड तक पहुंचेंगे। कटरा से हेलीकॉप्टर की टिकट आपको निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स के रजिस्ट्रेशन काउंटर से मिलेगी। यहाँ फिर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको कटरा से सीधा सांची छत हेलीपैड तक लेकर आएगा। हेलीपैड से भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। यहाँ से आप पैदल या घोड़े पालकी पिट्ठू की मदद से भवन तक पहुँच सकते हैं। माता रानी के दर्शन के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाना जरूरी होता है, नहीं तो यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती। इसके पीछे मान्यता यह है कि जब माता के लाख समझाने पर भी भैरव माता का पीछा करने से नहीं हटा, तो माता ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से भैरव का वध कर दिया। माता के त्रिशूल के वार से भैरव का सिर माता के भवन से लगभग 2 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में आकर गिरा। वध पश्चात भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ वैष्णो देवी से याचना की कि हे माँ, मुझे लोग पापी समझेंगे, आप मेरा उद्धार करें। माता ने क्षमा करते हुए भैरव को वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन के लिए आएगा, जब तक वो तुम्हारे दर्शन ना कर ले उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। तब से माता वैष्णो देवी के साथ साथ भैरव बाबा की भी पूजा की जाती है। भवन से भैरव मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल, घोड़े पालकी या रोपवे के जरिए पूरी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह काफ़ी कठिन चढ़ाई है। घोड़े, पिट्ठू, पालकी आदि की बुकिंग आप भवन के पास बने बुकिंग काउंटर से कर सकते हैं। अगर आप रोपवे से भैरव बाबा की यात्रा करना चाहते हैं तो यह मॉर्निंग 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलता है। रोपवे की टिकट आपको ऑफलाइन रोपवे टिकट काउंटर से मिल जाएगी या फिर आप इसकी बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। भैरव बाबा मंदिर के पास आपको फ्री भंडारा भी मिलता है। आप भैरव मंदिर के पास बने छज्जे से भैरव घाटी का मनमोहक दृश्य भी देख सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप सांची छत या फिर हिमकोटी मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी आएंगे। अगर आपने अपने लिए टोकन बुक किया है तो गर्भजून गुफा के दर्शन करेंगे और इसके बाद आप वापस कटरा आ जाएंगे। कुछ ध्यान देने योग्य बात, आप वैष्णो देवी यात्रा में किसी भी प्रकार की बुकिंग श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आसानी से कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको हेलीकॉप्टर, होटल रूम, डॉर्मेट्री, आरती टिकट, बैटरी कार टिकट, रोपवे टिकट आदि की बुकिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अटका आरती की टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो 1 साल से कम उम्र का बच्चा आपके साथ फ्री रहेगा। आप जितने लोग आरती में जाएंगे उतने ही बच्चे भी आप अपने साथ फ्री में ले जा सकते हैं। यात्रा करने के लिए RFID कार्ड बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ना तो यात्रा करने की अनुमति होगी और ना ही भवन में दर्शन करने दिया जाएगा। इसलिए RFID कार्ड को हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि यह अलग अलग जगह पर बने चेक पोस्ट पर स्कैन भी होते हैं। बाणगंगा मार्ग तथा ताराकोट मार्ग दोनों मार्गों पर आपको पीने के पानी की, शौचालय आदि की व्यवस्था भी मिलेगी, पर साफ़, स्वच्छ, ठंडा और गर्म पानी, पार्क, साफ़ शौचालय आदि की सुविधा आपको सिर्फ ताराकोट मार्ग पर ही मिलेगी। ताराकोट मार्ग पर कम यात्री होने की वजह से यहाँ पर फूड के कम ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप रास्ते में यात्रियों की रौनक देखना चाहते हैं या फिर जगह जगह खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको प्राचीन मार्ग, बाणगंगा मार्ग ही लेना चाहिए। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप अपने साथ कम से कम सामान ही कैरी करें। लैपटॉप, कैमरा, हैवी लगेज, सोने, हीरे, चांदी आदि की महंगी ज्वेलरी अपने साथ ना लेकर अपने सामान तथा कैश का खास ध्यान रखें। बंदरों से दूरी बनाकर रखें। खाने पीने की वस्तु, प्रसाद आदि को अपने बैग में छुपा कर रखें। किसी भी तरह के नशीले पदार्थ, हथियार आदि यात्रा में अलाउड नहीं है। वैष्णो देवी माता की यात्रा आप वर्ष के किसी भी महीने में कर सकते हैं। अगर आप यह यात्रा अक्टूबर से लेकर मार्च तक करते हैं तो आप अपने साथ कुछ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि भवन के पास मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। अगर आप अप्रैल से लेकर सितंबर तक यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने साथ छाता अवश्य कैरी करें या फिर रेनकोट भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ अचानक बारिश हो जाती है।
मानसून के दौरान यहाँ पर पहाड़ों से पत्थर गिरने का डर रहता है। कृपया पर्वतों के पास कम से कम रुकें और अपनी यात्रा को जल्दी से जल्दी संपन्न करें। इस वीडियो के बाद एक बजट की वीडियो भी आपके लिए लाई जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद।